नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 20 और आज का इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने मतलब एक दो लेक्चर से किसकी बातें कर रहे थे, हम डेरिवेटिव की बातें कर रहे थे। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पढ़ा था, फिर हमने ग्रेडियंट पढ़ा था, फिर हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा हमने? कर्ल पढ़ा। ठीक है, और फिर क्या किया हमने? उससे रिलेटेड वहां पर कुछ क्वेश्चन किए। नाउ अब जब डेरिवेटिव की कहानी खत्म हो गई तो कहानी किसकी शुरू होती है? अब इंटीग्रेशन की कहानी शुरू होती है। और इंटीग्रेशन में भी दो फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन है आज हमारे पास, वो क्या है? हमारा लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमने सब ने किया हुआ है अभी तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ एफ है विद रिस्पेक्ट टू क्या? डी एक्स। तो इस तरीके से क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। और अगर मेरे पास कोई ये एफ है और ये एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा। अगर कुछ लिमिट है तो यहाँ लिमिट पुट कर देंगे हम। अगर 0 to 1 क्या है? लिमिट है, तो यहाँ क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी 0 से 1 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? आंसर 1/3 होगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर जो एक टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो हमने क्लास 12th में बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रखे हैं? पढ़ रखे हैं। नाउ अब हम हायर क्लास में हैं, हम एमएससी में हैं या फिर हम बीएससी में हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं और उनमें से पहला वाला जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? लाइन इंटीग्रेशन है। एक्चुअल में ये लाइन इंटीग्रेशन हमने पहली बार क्लास 11th में पढ़ा था, लेकिन हमने उस समय इस लाइन इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन के नाम से नहीं पढ़ा था, हमने उसको बस कर दिया था। मतलब हमने उस इंटीग्रेशन को पढ़ लिया था, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि जो इंटीग्रेशन है वो कैसा इंटीग्रेशन है? लाइन इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे उसको कि हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, या उसको हम रिकैप करेंगे और उसको नाम क्या दे देंगे? हम लाइन इंटीग्रेशन दे देंगे। ठीक है, तो होता क्या है लाइन इंटीग्रेशन? तो ये तो क्या है? एक सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर मैं ये बोलूं कि हमारा इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? अलोंग एनी लाइन हो रहा है या फिर अलोंग एनी पाथ हो रहा है। इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है? हमारा पाथ इंटीग्रल भी है। क्या है? पाथ इंटीग्रल। ठीक है, या फिर किसी पाथ के अलोंग या फिर किसी लाइन के अलोंग या फिर किसी कर्व के अलोंग जब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं किसी एक फंक्शन को, तो हम उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो अभी तो थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हम पूरा जब लिख के चलूंगा तो आपको क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से क्या आएगा? समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं और एक टाइप से वो बनाते हैं क्या, मतलब एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल कहाँ से आया। और आप देखोगे कि लाइन इंटीग्रल आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो लाइन इंटीग्रल आपने पढ़ा। ठीक है, आपने सीधे सीधे उसको एज ए इंटीग्रेशन पढ़ दिया। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या, इसको बनाने के लिए, किसी लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर हिंट डालो, क्या? लाइन इंटीग्रल। क्या लिखो? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल। तो किसी भी लाइन इंटीग्रल में जो मेरे पास इंग्रेडिएंट होते हैं, या बोल सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले आप लिखो क्या? इंग्रेडिएंट। मतलब क्या क्या सामग्री चाहिए हमको किसी लाइन इंटीग्रल को, मतलब लाइन इंटीग्रल के अंदर क्या क्या सामग्री होती है, तो इंग्रेडिएंट। क्या लिखो यहाँ पर? इंग्रेडिएंट। ग्रेडियंट। ठीक है, इंग्रेडिएंट का मतलब सामग्री है। जैसे आपने खाना कचना देखा होगा तो उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं हल्दी मिर्च जो भी होता है, मतलब धनिया पाउडर। ठीक है, वो सब चीज़ें। तो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ठीक है, तो क्या क्या मसाला यहाँ पर चाहिए? इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए हमको? एक वेक्टर फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर फंक्शन। ठीक है, नाउ वेक्टर फंक्शन कैसा होना चाहिए? जैसे एफ, कोई ये वेक्टर फंक्शन क्या है? एफ है, और दिस एफ मस्ट बी लाइक दिस कि एम एक्स कैप प्लस एन वाई कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर फंक्शन है। अब यहाँ पर m और n क्या है? तो हियर जो m और n है, हियर दिस m विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, किसी का भी फंक्शन होता है, x एंड y का फंक्शन हो सकता है, और जो n है वो भी क्या हो सकता है? x और y का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लिया जो मेरे पास f वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स कैप एंड प्लस कुछ ऐसे हैं यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस का
2y इंटू कितना है यहाँ पर y कैप है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है जहाँ पर m की जगह ये क्या है, दिस इज m, और ये क्या है मेरा n है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चाहिए, सबसे पहले हमको एक वेक्टर फंक्शन चाहिए, और एक चीज़ और चाहिए हमको, क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी ऑल नो फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास कि दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन एज डी आर और डी एल, ठीक है। फिलहाल डी आर लिख दे इसको हम, तो डी आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस एंड दिस डी जेड जेड कैप, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, देखो लाइन इंटीग्रल है तो एक लाइन चाहिए, या बोल सकते हैं एक पाथ चाहिए, या बोल सकते हैं एक कर्व चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक कर्व, क्या चाहिए, ए कर्व, ठीक है। और यहाँ पर हम कर्व को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। तो सी फॉर कर्व, एंड दिस कर्व विल बी लाइक समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो सकता है, वाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, और समथिंग लाइक ए मतलब पैराबोलिक कर्व हो सकता है। अलोंग द पैराबोला हमको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे क्या हो सकता है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पैराबोला को दिखाने का ये भी तरीका होता है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये ऐसा वाला हो जाएगा और ये ऐसा वाला, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्या हो सकते हैं, कर्व हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, y है, और यहाँ क्या है, x है, ठीक। तो अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स, मतलब इसके अलोंग हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, मेरा एक पैराबोला है, तो ये इस तरीके से इसका हो जाएगा। तो ये y है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ओके, यूँ करके, ठीक है। तो ये क्या है, पैराबोला है, उस तरीके से हम इसे भी क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक तो वेक्टर फंक्शन चाहिए, और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, और एक क्या चाहिए हमको, कर्व चाहिए। कर्व कुछ भी हो सकता है, जैसे ये क्या है, एक कर्व है, जैसे ये क्या है मेरे पास एक ना। अब यहाँ पर डायरेक्शन भी देखिए कि कहाँ से कहाँ की ओर मूव कर रहा है वो, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ की ओर मूव कर रहा है तो यहाँ को एरो लगा देंगे, और अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे एरो लगा देंगे। अगर उल्टा मूव कर रहा है तो एरो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो मतलब कैलकुलेशन में चेंज भी आ सकता है, ठीक है, ये एरो के अकॉर्डिंग। तो एरो कहाँ की ओर हम मूव कर रहे हैं वो भी हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्व में हम कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मूव कर रहे हैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, ओके, ठीक है। कितनी बात क्लियर बात हुई इतनी कि ये क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। इफ वी हैव दीज अबव इंग्रेडिएंट देन अगर मेरे पास क्या है, जो अबव जो हमने इंग्रेडिएंट लिखे हैं, देन लाइन इंटीग्रल is defined as कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन along curve C f डॉट डी एक्स, क्या होता है, f डॉट डी आर, क्या आ जाएगा, f डॉट डी आर। तो दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ f along C, ठीक है। दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ f along C, समझ में आई बात। यानी वेक्टर फंक्शन f का क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है, किसके along, इस कर्व C के along। ये कर्व C कुछ भी हो सकता है, इनमें से हम कोई और ले लो, या फिर कोई और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो, तो दिस इज इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज C, f की जो क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो। तो दिस इज क्या है मेरे पास, देखो, m एक्स कैप प्लस n वाई कैप, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये डॉट आ जाएगा क्या, और दिस इज डी एक्स। अब यहाँ पर y वाला टर्म भी हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 डायमेंशनल ले रखा है, तो उससे वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर ये वाला लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सॉरी ये क्या होगा यहाँ पर जेड कैप, सॉरी ये क्या है, डी जेड, और ये क्या है मेरा जेड कैप है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसे लिखने का कोई फायदा है नहीं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी एक्स एक्स कैप, और प्लस कितना आ जाएगा, डी वाई वाई कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई वाई कैप, ठीक है। वो जेड वाला लिखा ही नहीं मैंने, ठीक, छोड़ दिया उसको, क्योंकि यहाँ है ही नहीं उसके लिए। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो सी एक्स डॉट 1 और वाई डॉट 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरे पास है, क्या है मेरे पास, एम डी एक्स और प्लस कितना आ गया, ये एन डी वाई आ गया, ठीक है। तो दिस इज द लाइन इंटीग्रल, इसको आई बोल दो, तो क्या बोल दो, आई बोल दो। तो ये क्या हो गया मेरा लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एफ अलोंग C, अलोंग कर्व C। तो कर्व C के अलोंग जो मेरे पास फंक्शन f दे रखा है, जो कि वेक्टर फंक्शन है, उसका लाइन इंटीग्रल कैसे डिफाइन होता है, इस तरीके से क्या होता है, डिफाइन होता है। इतनी बात क्लियर है आपको ना। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से इसको समझ लें, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल इज अराइज। तो इससे पहले क्वेश्चन लिखो कि हाउ
लाइन इंटीग्रल इज अराइज, मतलब लाइन इंटीग्रल का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। तो हाउ लाइन इंटीग्रल इज अराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बड़े ध्यान से देखना। ये तो क्या था, सिंपल एक मतलब जो मैथ्स में जो टर्म आएंगे यहाँ पर वो टर्म हमने लिखे, ठीक। ओके, आप सीधे ये वाला टर्म भी लिख सकते थे। ओके, तो मैंने ऊपर से ये थोड़ा बहुत कहानी आपको बता दी कि क्या क्या हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। एक वेक्टर फंक्शन चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए और एक कर्व चाहिए, ठीक है। और उन तीनों का जो क्या होता है, सम्मेलन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ लाइन इंटीग्रल इज अराइज। क्या है क्वेश्चन, हाउ लाइन इंटीग्रल इज अराइज। या फिर उससे पहले ऐसे लिखो कि मतलब हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, ठीक। हाँ चलो, क्या क्या देखेंगे, पहले चीज़ देखेंगे कि हाउ लाइन इंटीग्रल इज अराइज, और दूसरी चीज़ देखेंगे कि क्या देखेंगे, इसको ऐसे 1 लिख दो, 1। और सेकंड चीज़ देखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट लाइन इंटीग्रल, हाउ टू कंप्यूट लाइन इंटीग्रल। और थर्ड चीज़ देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ओके, ये चीज़ देखेंगे। उसमें से जो पहला वाला है उसे देखो कि हाउ लाइन इंटीग्रल इज अराइज, ठीक है, हाउ लाइन इंटीग्रल इज अराइज, ठीक है। देखो लाइन इंटीग्रल कैसे अराइज हुआ, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। देखो हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में कुछ ऐसा पढ़ा था कि इन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इन फिजिक्स में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, और इस F फोर्स के लगने से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अज्यूम कर लिया वो कितना हो गया, dr हो गया। इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dr हो गया, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, dr डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dr, बट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। अब देखो इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा अलोंग एक्स एक्सेस, और एक क्या होगा मेरे पास एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड अदर वन विल बी द परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो यहाँ को आएगा, दिस विल बी द, अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, दिस विल बी द एफ कॉस थीटा। ये क्या होगा मेरे पास, एफ कॉस थीटा, एंड दिस विल बी द एफ साइन थीटा। ये क्या होगा मेरे पास, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एंड दिस विल बी द एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ अब यहाँ पर वर्क, अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, वर्क डन टू डिस्प्लेस वर्क डन बाय फोर्स, ऐसे निकालो, वर्क डन टू डिस्प्लेस dr। तो dr डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या आ जाएगा मेरे पास, वो f डॉट dr होता है। क्या होता है, f डॉट dr होता है, यानी क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखता हूँ मैं, f dr इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डी आर इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ पर देखो, या तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात हुई, इसको फिर दोबारा वही लिख दो, क्या, एफ डॉट डी आर। तो दिस इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। मेरे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया, dr डिस्प्लेस किया, ठीक है। और किस फोर्स से, इस f फोर्स से, जो इसमें थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है। यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि वर्क में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा, जो अलोंग dr है, जो इसके परपेंडिकुलर है, उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वही फोर्स वर्क करता है जो उसकी डायरेक्शन में लग रहा है, जो उसके परपेंडिकुलर है, वो फोर्स मतलब उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, बिकॉज द थीटा इज द 90। ओके, तो इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पर ये चीज, यानी कितना आ गया, एफ डॉट डी आर, दिस इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस डी आर। अगर अभी तो ये था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स, दिस सेम फोर्स टू मूव दिस ऑब्जेक्ट या सेम ऑब्जेक्ट अलोंग दिस कर्व, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं क्या कर रहा हूँ,
अभी क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट को मैं सेम फोर्स है, जो एफ फोर्स है, उस सेम फोर्स से क्या कर रहा हूं, इस कर्व के अलोंग क्या करा रहा हूं, मूव करा रहा हूं, ठीक है, अलोंग दिस कर्व सी, इसे मैंने क्या बोल दिया, कर्व सी बोल दिया, ठीक है। इस कर्व सी के अलोंग क्या करा रहा हूं, मैं अभी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूं। अब मुझे निकालना है कि कितना वर्क डन किया गया इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ले जाने में, ठीक है। और फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है जो यहां पर हमने लगाया हुआ है, तो दिस इज माई फोर्स, ठीक है, दिस वन इज माई फोर्स, ये क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक है। इस तरीके से क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इसमें, ओके, यूं करके इस तरीके से क्या लग रहा है, इसमें ये फोर्स लग रहा है। और हमें क्या निकालना है कि इस फोर्स के कारण यहां से यहां तक इस कर्व के अलोंग, ये क्या है, एक कर्व है, इस कर्व के अलोंग उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में कितना वर्क किया गया। अब देखो, अब यहां पर खूबसूरती आती है किसकी, इंटीग्रेशन की। कैसे आएगी, मैं क्या करूंगा, वर्क निकालने के लिए देखो डी आर डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया वो मुझे पता है, कितना किया गया, एफ डॉट डी आर किया गया, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, इस जो पूरा कर्व है, जो सी कर्व है, इसको सी बोल दूं मैं, ठीक है, यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है, सी फॉर कर्व है, यहाँ पर जो सी कर्व है इसे क्या कर दूंगा मैं, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसे मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ईच जो पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डी आर है, जो हर पार्ट है उसकी जो लेंथ है कितनी है, डी आर है। छोटे छोटे पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया यूँ करके, ओके, और ऐसे करके, ठीक है। और हर जो पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, डी आर है। तो डी आर यहाँ पर है ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, मतलब हर जगह होगा डी आर डी आर डी आर। अगर ये पाथ है, मैं इसको दोबारा बनाऊँ यहाँ पर, अगर ये पाथ है तो हर जगह देखो ऐसे ऐसे इसको तोड़ रखा है हमने, बहुत छोटे छोटे पार्ट में यूँ करके, मतलब इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रखा है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही दिखा रखे हैं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करनी है, तो इस तरीके से, यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। तो ये डी आर होगा, फिर ये डी आर होगा, फिर ये डी आर होगा, फिर ये डी आर होगा, ये डी आर, ये भी डी आर, ये भी डी आर, ये, फिर 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 ये सब के सब क्या है, डी आर है, क्या है ये, डी आर वेक्टर। और यहाँ क्या लग रहा है, इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, यूँ करके, ओके, ऐसे आएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। और ये क्या है, ये वाला किसको दिखा रहा है, फोर्स को, दिस वेक्टर इज फोर्स एंड दिस वन इज जो अलोंग द कर्व है वो क्या है, हमारा डी आर है, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब कुछ कुछ दिखाई, मतलब यहाँ पर दिखाया एक डी आर, और दिस थिंग इज डी आर यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, डी आर है, और यहाँ पर दिस वन इज डी आर, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, डी आर है, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर कंटिन्यूस मैनर होगा यूँ करके, मतलब इसको पूरे छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट की लेंथ कितनी है, डी आर है, ठीक है। अब देखो इतना छोटा सा डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया, इतना वर्क किया गया, यानी एफ डॉट डी आर वर्क किया गया। तो ये पूरा यहाँ से ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क किया जाएगा, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। तो अगर मैं ये निकालूं कि वर्क डन along the curve, along the curve C, along the curve C is क्या, कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन along the curve C f डॉट डी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, हमारा लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो वहाँ पर जब हमने क्लास 11th में सबसे पहली बार पढ़ा था कि वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है कैसे निकालते हैं, वही चीज हुई है, सेम चीज हुई है, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पर उसको नाम नहीं दिया था, तो नाम आज हमने दे दिया इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमको अलोंग द कर्व निकालना है तो पहले उस पूरे कर्व को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो एक छोटे से पार्ट का कारण निकाल लेंगे, फिर पूरे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और जो डी आर है वो हमको पता है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं उसको, यानी बहुत छोटा, बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, इतना छोटा कि टेंस टू क्या है, जीरो है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। क्लियर हुई बात, यानी इस तरीके से लाइन इंटीग्रल अराइज हुआ ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मतलब ये तो हमको मतलब पता है ना पहले से कि लाइन इंटीग्रल ये होता है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है हमने। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड चीज क्या है, हाउ टू कंप्यूट लाइन इंटीग्रल। तो हिंट डालो क्या, हाउ टू कंप्यूट लाइन इंटीग्रल, और एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से क्या करेंगे हम कि लाइन इंटीग्रल को कैसे कंप्यूट करते हैं उसे देखेंगे। तो इसे मिटाऊं मैं, ओह मिटा दिया, तो क्या पूछना ठीक है, ये नोट हो गया तो नोट कर लो इसको, ठीक। तो ये समझ में आया ना बात, मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट का कारण निकाला और बाकी के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। तो पूरे के कारण निकल गया, यानी पूरे कर्व के अलोंग मूव करने में कितना वर्क डन किया जाएगा वो निकल गया, ठीक।
नाउ हाउ टू कंप्यूट, दूसरी चीज क्या होगी, सेकंड पॉइंट लिखो क्या है, हाउ टू कंप्यूट लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन को कैसे हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो लेट अस टेक एन क्वेश्चन, लेट मी टेक एन ए क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट का है, ठीक है, असाइनमेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। तो यहाँ पर दे रखा है क्या, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूट, इस तरीके से है, कंप्यूट द लाइन इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज x² y dx प्लस, और क्या आ गया प्लस का, फिर x माइनस का 2y इंटू डी वाई एंड सी। ठीक है, जो c है यहाँ पर, c क्या है, कर्व है, तो c क्या है, मेरा कर्व है, एंड दैट इज y इक्वल टू क्या दे रखा है, x²। ठीक है, एक पैराबोलिक क्या है, कर्व है, और फ्रॉम, और इसकी दूरी कहाँ से कहाँ तक है वो भी दे रखा है, फ्रॉम 0,0 टू 1,1। ठीक है, अगर इसको डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसमें एरो देखो, ठीक, तो मूव करने वाली बात वहाँ पर भी आ रही थी, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे। जब डायग्राम बनाया हमने तो उसमें एरो बनाना चाहूँगा तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ की हो रहा है, ए से बी हो रहा है, अगर मैं बी से ए आता तो एरो इधर की ओर होता। ठीक है, यहाँ पर इस जो डायग्राम बनाया था हमने उसमें, तो यहाँ पर देखो, तो डायग्राम दे रखा है वाई एक्स, और 0 से कहाँ है, 1,1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो दिस पॉइंट इज 1,1, और ये पॉइंट क्या है मेरा 0,0 है। इधर वाला तो है नहीं, इधर वाला कब होता है, जब क्या आता, -1 भी आता है इधर को। ठीक है, तो ये है, ये कर्व है और ऐसे जा रहा है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने बोला है 0,0 टू 1,1, ये क्या है, मूवमेंट की डायरेक्शन है, और ये दे रखा है। चलो निकालो, कैसे निकालोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में इंटीग्रेशन तो किया है, सॉरी क्लास 12 में इंटीग्रेशन हमने किए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये वाला इंटीग्रेशन पहले भी किया होगा, और आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आ रही होगी, सिंपल सा, इस पूरे इंटीग्रेशन को क्या कर दोगे, एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, और या तो y की जगह क्या रख दोगे, x² रख दोगे, या फिर x की जगह क्या रख दोगे, √y रख दोगे, और लिमिट रख दोगे 0 से 1, दोनों के लिए सेम है, x और y के लिए दोनों के लिए क्या है, सेम है, और dy की जगह क्या रख दोगे, अगर ऐसे अगर डिफरेंशिएट कर दो इसको, dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक स्टेप आता है यहाँ पर, क्या वो स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्टेप से क्वेश्चन बन सकता है, और वहाँ पर एक वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम क्या है, पैरामीटराइजेशन। क्या है, पैरामीटराइजेशन। ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन आंसर। ठीक है, आंसर में लिखो पैरामीटराइजेशन, ठीक है, क्या, पैरामीटराइजेशन। अब पैरामीटराइजेशन क्या होता है, पैरामीटराइजेशन का मतलब होता है कि राइट, अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है, यानी इस पूरे इंटीग्रल को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखना क्या कहलाता है, पैरामीटराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो राइटिंग i, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज राइटिंग i यानी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, अब वो x और y या फिर कोई थर्ड भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, x और y हो वही जरूरी नहीं है, कोई थर्ड वेरिएबल भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक्चुअल में उसी को हम पैरामीटराइजेशन बोलते हैं, कि हम x और y को किसी एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में लिखें। ठीक है, x और y को हम क्या करें, किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में लिखें। तो क्या करना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि लेट x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू t², ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर x की जगह x इक्वल टू क्या t बोल दिया हमने, और y इक्वल टू क्या बोल दिया, t² बोल दिया, यानी x और y दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख दिया, जो क्या है मेरे पास t है, और इसी ये करना क्या कहलाता है, पैरामीटराइजेशन कहलाता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये क्या है, मतलब हमने इसको देखा, दी गई सिचुएशन को देखा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इनको क्या कर दिया, पुट कर दिया। ना क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पर सिर्फ यही चीज पॉसिबल है कि x को मैं t पुट करूँ और y को मैं t² पुट करूँ, आंसर है नहीं। इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर हम बोलेंगे कि लाइन इंटीग्रल इज
इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन। ठीक है, यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हम यहां पर ले सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैंने यहां पर क्या ले लिया, x इक्वल टू टी और y इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया, और आप देख रहे हो कि ये इस सिचुएशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जो गिवन सिचुएशन है हमारी, जो कर्व है उसे क्या कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। देख सकते हो आप, जब x इक्वल टू टी है तो y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर टी रख दिया तो कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात इतनी? तो ये क्या हो गया, एक पैरामीटराइजेशन हो गया ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, अब यहां पर t कहां से कहां वेरी करेगा, फिर t कहां से कहां वेरी करेगा, t वेरी करेगा, देखो x और y दोनों कहां से कहां वेरी कर रहे हैं, 0 से 1, तो जो t का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, t कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1, क्योंकि x इक्वल टू टी है और y इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर है। तो अगर x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, वो भी 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो दोनों जगह से t कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 1 वेरी करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, रेंज ऑफ t हो गया। तो इस लिमिट में क्या है, मेरा t डिफाइन है, और इस तरीके से हमने t को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है थर्ड वेरिएबल। ना अब यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो मैं dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं, और dy इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 2t इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2t इंटू dt। इसको एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा सा ये मेथड क्या है, थोड़ा सा आपके लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, आपने पहले इस मेथड से नहीं किया होगा, आपने पहले सीधे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरीके से एक बार देख लो, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से एक टर्म आता है, वो टर्म का नाम क्या है, पैरामीटराइजेशन, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अब क्या करो, तो अब इंटीग्रेशन i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की जो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, और y की जो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, dx जो कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, फिर प्लस, तो और यहाँ x जो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, और माइनस का 2 कितना आ जाएगा, ये 2t स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू dy की जो कितना आ जाएगा, 2t इंटू dt आ गया, कितना आ गया, 2t इंटू dt, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 1। देखो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी t की। तो यहाँ से इंटीग्रेशन i इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1, और दिस इज t की पावर 4 आ गया, और dt सबसे कॉमन है। ठीक, और प्लस ये 2 अंदर इंटू हुआ तो कितना आ गया, ये 2t स्क्वायर हो गया, फिर ये 2 2 जा 4 हो गया, एंड माइनस प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4t की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर, ये dt हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या कर दूँ, उसको इंटीग्रेट कर दूँ। ठीक है, इंटीग्रेट करना तो आता ही हमको। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, t की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस 2t की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया, माइनस 4t की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया, ये 4 आ गया, और लिमिट 0 टू कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो दिस इज 1/5, मैंने अपर लिमिट 1/5 प्लस 2/3, और माइनस ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस कितना आ गया, 1 आ गया, और 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 3 पंचे 3 आ गया इधर पे, और प्लस 5 तो ना 10 आ गया, और माइनस कितना आ गया, ये 15 आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई कितना आ गया, ये 15 आ गया। तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, यानी i इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 बाई 15 आ गया। ये किसके हेल्प से निकाला हमने, आफ्टर डूइंग पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। इसका पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। ठीक, तो ये मैंने इसलिए कराया ताकि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए कि फाइंड द फॉलोइंग लाइन इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, तब आप वहां पर घबराओ नहीं। ठीक है, अगर सीधे आ गया कि फाइंड द लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व, आप तो अपना पिछले वाले जो मेथड है उससे भी निकाल सकते हो। ठीक, तो उस जो मेथड आपने सीखी हुई है पहले से, एक बार उससे देख लें। ठीक, तो ये नोट हो गया आपसे, ये नोट हो गया, ऐसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जो आपने सीखा होगा कि मतलब y की जो क्या पुट करके, एक्स स्क्वायर पुट करके। ठीक, ओके, अब देखो, अब यूर मेथड यानी हम जो सीखते हैं आवर मेथड, या फिर बोल सकते हैं आवर मेथड मत बोलो, जो हमने सीखा है। ठीक है, हम पहले से जानते हैं वो मेथड, हम पहले से जानते हैं मेथड 2 बोल सकते हैं, उसको मेथड 1 लिख देना। हम पहले से जानते हैं, इसको हम पहले से जानते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम इस पूरे इंटीग्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख देंगे। कहने की बात वही हुई, लेकिन हमने वहां पर एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हम यहां पर x और y में से किसी एक के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, जो हमको कर्व दे रखा है उसकी हेल्प से। देखो क्या गिवन है, हमको कुछ इस तरीके से गिवन है
कि y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज दैट dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको, तो i इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ c, और क्या आया यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ c एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहा, y की जगह रख दोगे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब c मत लिखो, ठीक है, मतलब कर्व की इक्वेशन रख दी, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस दिस इज x माइनस का 2y, y की जो कितना है मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और इंटू डी वाई की जगह ये रखा है मेरे पास 2x इंटू कितना आ गया, dx आ गया, लिमिट 0 टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 1, दिस इज x की पावर 4 हो गया है, x की पावर 4 एंड प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस दिस इज 4, x की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ इंटू कितना आ गया, ये dx आ गया। ठीक है, ये सेम आ गया, देखो जैसा ये है वैसा ही ये है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2/15 आ जाएगा। तो यहाँ से भी i इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2/15 आया। अंतर ये था कि यहाँ पर हमने एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, और यहाँ पर हमने जो वेरिएबल दिए हुए थे उन्हीं को इस कर्व की हेल्प से या गिवन कर्व की इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दिया, इसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में चेंज किया, फिर हमने अपना आंसर निकाल दिया। ठीक, तो ये क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ i अलोंग c। ठीक है, मतलब लाइन इंटीग्रल अलोंग एनी कर्व c, और वो कर्व यहाँ पर क्या है मेरे पास, इस तरीके से पैराबोला है ना। अब मैंने ये मेथड इंट्रोड्यूस कराई, देखो इसका एक यहाँ पर फायदा ये है कि मैं एक लाइन बोलूँगा कि लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन, तो हैशटैग करके लिखो। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन, तो इसे मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, तो ये मिटाता हूँ, तो हिंट डालो, क्या हेडिंग डालो, या फिर ऐसे हैशटैग करके लिखो, लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। तो हैशटैग करके लिखो, लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। ठीक है, जो गिवन कर्व है उसके पैरामीटराइजेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, मिटा दिया मैंने, तो क्वेश्चन को ऐसे था, जैसे हमको क्या करना था, क्वेश्चन को जैसे था कि i इक्वल टू क्या था मेरे पास, इंटीग्रेशन अलोंग कर्व c y स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ का था x माइनस का 2y इंटू डी वाई, कुछ ऐसा था। ठीक है, 2y इंटू डी वाई, और जो c था यहाँ पर, जो c था वो c क्या था मेरे पास, जो c था वो कुछ ऐसा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और कुछ जो लिमिट थी कहाँ से कहाँ थी, मतलब y और x कहाँ से कहाँ थे, 0 टू 1,1, कुछ ऐसा था मेरे पास, ये ग्राफ था। तो दिस इज़ y, दिस इज़ x, और ऐसे हम जा रहे थे, तो दिस इज 0,0 एंड दिस वन इज 1,1, ऐसा कुछ था हमारे पास। अब देखो, अब पैरामीटराइजेशन, सबसे पहले हमने क्या किया था, पैरामीटराइजेशन किया था, क्या किया था हमने, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व किया था, ऑफ कर्व। ठीक है, और कैसे क्या था प्रीवियस केस में, हमने बोला था कि x इक्वल टू टी है और y इक्वल टू क्या है मेरे पास, टी स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल सही था, और जो t है वो कहाँ से कहाँ है मेरा, 0 से 1 है। इस तरीके से हमने क्या किया था, पैरामीटराइजेशन किया था। ठीक है, लाइट चलेगी, अंधेरा तो नहीं हो रहा, ठीक है, लाइट कम हो गई क्या, आई थिंक थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा ना। ठीक, थोड़ा लाइट कम हो गई तो उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लाइट चले गई है। ओके ओके, तो इस तरीके का था मेरे पास कि x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू क्या था, टी स्क्वायर, एंड दिस इज जो t है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 1 तक है। तो ये क्या था, एक पैरामीटराइजेशन है। अब हेडिंग क्या है हमारी कि लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, यानी ये पैरामीटराइजेशन हम कैसे भी कर सकते हैं। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंड और इसे और करके लिखो, और तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन के टर्म करो, x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन टी, और y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी। क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू साइन टी, और y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूँ। और जो t है मेरा, जो साइन टी है, या फिर हाँ जो t है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा इस केस में, और x कहाँ से, 0 से 1 है, और 0 से 1 कहने का मतलब साइन 0 कहाँ पर होता है, 0 पर होता है, और 1 कहाँ पर होता है, पाई बाई
2 पर होता है। तो t यहाँ पर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से π/2 पर वेरी कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक एक्सेप्टेबल पैरामीटराइजेशन होगा। और ये पैरामीटराइजेशन लेने के बाद भी जो आंसर होगा वो कितना आएगा, -2/15 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर ले। ठीक, कैसे आएगा, ठीक है, आप खुद करोगे चेक आप। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा आप खुद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से dx निकालो। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से cos t इंटू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, dy निकालूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 sin t। फिर sin t अगर होगा तो कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, sin t cos t हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। ठीक है, ये सब उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन i इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज साइन स्क्वायर टी। और y की जो कितना है मेरे पास, साइन स्क्वायर टी है, y की जो कितना है मेरे पास, दिस इज साइन स्क्वायर टी। और dx का जो कितना आ गया मेरे पास है, cos t इंटू कितना आ गया, dt आ गया। और फिर प्लस ये रखो मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, देखो x, और x जो कितना है मेरे पास, sin t है, x जो sin t है। फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा, यानी 2 इंटू कितना आ गया, ये साइन स्क्वायर t आ जाएगा। और इंटू क्या है मेरे पास, dy है, dy की जगह ये रखा है मेरे पास, क्या है मेरे पास है, देखो 2 sin t, और दिस इज cos t, और इंटू कितना आ गया, ये dt आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, अब t के टर्म में है, तो t कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 पर। लिमिट कैसे लेके समझ में आ रहा है ना आपको, x कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है, और x 0 से 1 है करने का मतलब क्या होगा, t कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π/2। अगेन y कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है, और y 0 से 1 है, इसका मतलब जो t स्क्वायर साइन स्क्वायर t होगा, वहाँ पर जो t कहाँ से कहाँ होना चाहिए, y इक्वल टू ये होने के लिए 0 से π/2 होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या आई, लिमिट आई t की। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 0 से π/2, दिस इज साइन के पावर कितना हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा, और इंटू कितना आ गया, ये cos t इंटू कितना आ गया, dt आ जाएगा। और फिर प्लस का ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस थिंग इज साइन स्क्वायर टी, और इंटू कितना आ गया, ये cos t, और इंटू dt आ गया, इंटू dt। फिर ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का 4, ये आ गया मेरे पास कितना, साइन क्यूब टी, दिस इज साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी इंटू कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है, ओके ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ कर दिया, फिर दूसरी बार में 0 से π/2 इधर लिख दिया, और इधर भी लिख दो, दिस इज 0 से π/2। ठीक, क्लियर है बात, ओके। अब देखो इसे मिटाऊँ मैं, करो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व, सोचो जरा इसके बारे में। ठीक है, इसका आंसर याद है ना आपको, कितना था, -2/15 था, उतना ही आना चाहिए इधर से, तभी वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। देखो इसको t मान लो, साइन स्क्वायर t को t मान लो, क्या साइन t को t मान लो, क्या मान लो, जो साइन t है उसको x मान लो, थोड़ी देर के लिए कितना मान लो, x मान लो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा, ये cos t dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फिलहाल लिमिट पे कोई बात नहीं कर रहे हैं हम, लास्ट में लिमिट वैसे रख देंगे। तो लिमिट अभी कुछ मत बोलो, लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे अभी हम, फिलहाल लिमिट वैसे ही है, और रखना तो रख सकते हो। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो अगर मैंने यहाँ पर साइन टी इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर रखा है, एक्स अज्यूम कर रखा है, साइन टी इक्वल टू एक्स अज्यूम कर रखा है, व्हेन टी इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा, एंड व्हेन टी इज इक्वल टू π/2 तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स से कहाँ हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, वही बात हुई, सेम बात है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ली थी वही होगी एक्स की लिमिट, वो चेंज थोड़ा होगी। तो ये क्या आएगा मेरे पास, देखो तो ये आ गया मेरे पास कितना, एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसी जगह डी एक्स आ जाएगा, एंड फिर प्लस इंटीग्रेशन अगेन दिस इज 0 से 1, और इस यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दिस इज 2, दिस इज एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की जो कितना आ जाएगा, इसकी जगह डी एक्स आ जाएगा, तो दिस थिंग इज डी एक्स, फिर माइनस का अगेन दिस इज 0 से 1, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4 एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, ये तो वही आ गया ना, सेम हो गया जैसे पिछले वाले में आया था। ठीक, कोई चेंज नहीं आया इसमें। तो आई इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो तो दिस इज एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और फिर प्लस 2 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस ये आ गया मेरे पास 4 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट 0 से 1 पुट करो तो आंसर कितना आ जाएगा, ये -2/15 आ जाएगा। ठीक, एंड दिस
सॉल्यूशन shows that कि this पैरामीटराइजेशन ऑफ या फिर इंटीग्रेशन या फिर लाइन इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। हम किसी कर्व का पैरामीटराइजेशन कैसे भी करें, हाँ कैसे भी करें मतलब ये नहीं कि कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है उसने जो गिवन कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन हम कैसे भी कर सकते हैं, साइन के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे पिछले वाले में हमने क्या लिखा था टी और टी स्क्वायर लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन उस पर डिपेंड वो नहीं करेगा, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा जो हमने यहाँ पर हैशटैग करके जो लाइन लिखी थी कि लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, वो हमने क्या कर दी यहाँ पर प्रूफ कर दी। क्लियर है बात, तो समझ में आ गया आपको। तो ये वर्ड क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इस मेथड को क्या किया यहाँ पर आपको बताया। क्लियर ना। अब ऐसे दूसरे हैशटैग लिखो एक क्या कि लाइन इंडिपेंडेंट लाइन इंटीग्रल इज डिपेंड अपॉन पाथ। किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। तो अगली हेडिंग देखो कि लाइन इंटीग्रल इज डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। लाइन इंटीग्रल इज डिपेंड अपॉन पाथ। लाइन इंटीग्रल इज डिपेंड अपॉन पाथ, हैशटैग करके लिखो, हैशटैग लाइन इंटीग्रल इज डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ मूवमेंट, पाथ ऑफ मूवमेंट, यानी जिस पाथ में क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है उस पाथ पर क्या करता है डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल्स बनना पड़ेगा। तो एग्जांपल वही प्रीवियस क्वेश्चन का ले लें। अभी हम कैसे जा रहे थे, एज ए पैराबोला जा रहे थे, मतलब पैराबोलिक पाथ हमने क्या किया फॉलो किया। अब मैं क्या कर दूंगा अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इन अवर प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कोई ऐसी सिचुएशन थी कि ये था मेरे पास कि दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज 0,0। यहाँ से पाथ हमने वाला फॉलो किया था, हम यहाँ पहुँचे थे। तो दिस वन इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस वन इज 1,1। ऐसे गए थे हम यहाँ से, एरो मैटर करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यूँ करके ऐसे ये पाथ हमने फॉलो किया। और इस पाथ की जो इक्वेशन थी इसे मैंने C1 बोल दो, अभी कितना बोल दो, C1 बोल दो। और जो C1 था वो मेरे पास क्या है, y इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर था, यानी पैराबोलिक पाथ था, ठीक। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पाथ को चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया यहाँ से, स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन एंड 0,0 to 1,1, ठीक है। ये क्या है पाथ है अभी हमारा, इस पाथ को क्या बोल दो, C2 बोल दो। क्या बोल दो, C2 बोल दो। सबसे पहले तो C2 की इक्वेशन क्या होगी, क्या है हम जानते हैं, दिस इक्वेशन वैल्यू y इक्वल टू एक्स। अब कैसे आई, ठीक है, थोड़ा सा जनरल मेथड में जाए। तो अगर मैं एक स्ट्रेट इक्वेशन बोलूँ तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे होती है कि x माइनस का x1 इज इक्वल टू, या फिर y आता है पहले, क्या आता है, y माइनस का y1 दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा मेरे पास क्या, x माइनस x1, ठीक, ऐसा कुछ ये आ जाएगा। तो ये y माइनस का y1 कितना है, 0 है, तो ये x1 y1 एंड x2 y2, तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, तो दिस इज कितना आ जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा इधर से, और यहाँ क्या बच जाएगा x, तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से x आ गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू x है ना। अभी हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो किसके अलोंग हमको निकालना है, इस C2 कर्व के अलोंग क्या करना है, फाइंड करना है। और जैसे कि दिखाया गया है कि डिपेंड करता है, तो इसका मतलब जब मैं इस पास से जाऊंगा तो मेरा इंटीग्रेशन की आई की जो वैल्यू होगी या फिर आफ्टर इंटीग्रेशन वो वैल्यू अलग आएगी, और इसके अलोंग जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई वो हमको पता है पहले से। तो हमें निकालना क्या है, देन फाइंड मार्कर खत्म हो गया मेरा, देन फाइंड इंटीग्रेशन या कंप्यूट बोलते हैं C1 नहीं C2 बोलो, C2 यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, यानी पिछले वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन लिया था वही ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई इंटू दिस इज एक्स माइनस का 2y और इंटू कितना आ गया, ये डी वाई आ गया। करो इसको सॉल्व करो, यानी y इक्वल टू एक्स के अलाउंग क्या करो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। आप पैरामीटराइजेशन का हेल्प ले सकते हो, और दूसरा आप सिंपल कर सकते हो जो हमने पढ़ा, ठीक है, y की जगह x पुट करके,
करना क्या है, इस पूरे इंटीग्रेशन सबसे सबसे पहले एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है, ठीक। और जो एक्स और वाई की जो लिमिट है वो हमको दे रखी है यहाँ से यहाँ है। क्लियर बात? ओके मैं इसमें इंक भर लेता हूँ, तो करो इसको करो, मैं इंक भरता हूँ सॉरी सॉरी। हुआ आपकी आगे, तो मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। किया ओके कैसे करें, पैरामीटराइजेशन से करें। मैं एक बार पैरामीटराइजेशन से करता हूँ, फिर उसके बाद कैसे कर देंगे इसको, जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब एक्स और वाई के टर्म में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन देखो क्या दिया है हमको, गिवन है ऑफ कर्व, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो गिवन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एक्स गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं क्या, तो लेट कर लो, लेट y इक्वल टू टी एंड x इक्वल टू टी, ऐसा बोल सकते हैं। y इक्वल टू टी बोल दो, x इक्वल टू टी बोल दो। तो यहाँ से मेरे पास dy इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और जो t है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, मेरा पैरामीटराइजेशन हो गया, ठीक। तो अब क्या करो, सॉल्व कर दो इसको। क्या है, इधर रख दो, फिर कहाँ क्या इंटीग्रेशन, ये है। तो नाउ इंटीग्रेशन अलोंग C2 इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन ये आ गया मेरे पास कितना, t, ये t की पावर 3, और ये आ गया मेरे पास कितना, टी स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी, फिर प्लस और दिस थिंग इज t माइनस का 2t, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर dy की जो कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 से 1, ठीक। तो ये आ गया मेरे पास कितना, t की पावर 3 इंटू डी टी प्लस, और दिस इज t माइनस 2t कितना हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस का t इंटू कितना आ गया, dt आ गया। करो इसको इंटीग्रेशन, तो t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और माइनस दिस इज टी स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया, लिमिट 0 से कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो ये कितना आ गया, 1 रखो तो 1/4 माइनस कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, 4, और यह है मेरे पास कितना, 4 यानी 1 माइनस 2 यानी माइनस का कितना आ गया, 1/4 आ गया। आप देख सकते हो पहले कितना आ रहा था, माइनस का 1/15 आ रहा था अलोंग, ये कितना निकला मेरे पास, IC2 निकला, बट जो IC1 आया था थोड़ी देर पहले, वो कितना आया था, माइनस का 2/15 आया था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरे पास लाइन इंटीग्रल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। फॉर डिफरेंट पाथ लाइन इंटीग्रल विल बी डिफरेंट, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि x की जगह रख दोगे, y रख दोगे, फिर y की जगह रख दोगे, इस पूरे इक्वेशन में x रख दोगे, और dy इक्वल टू क्या रख दोगे, dx रख दोगे, वहां से भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/4 आएगा, ठीक है। और फिर आप क्या बोल दोगे कि जो लाइन इंटीग्रल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। वाई, बिकॉज फॉर डिफरेंट पाथ, देखो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, लेकिन जो मेरे पास पाथ अगर मैं डिफरेंट लेता हूं तो डिफरेंट पाथ लेने पर जो मेरा आंसर है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, हम यहां से क्या कर सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल इज डिपेंड अपॉन पाथ। लेकिन नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट, बट देयर इज ए स्पेशल केस, बट नोट, बट देयर इज a special case for which line integral is independent of path, independent of path। किस पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एक क्या है यहाँ पर स्पेशल केस है जिसके लिए जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, एंड दैट स्पेशल केस इज दैट स्पेशल केस इज फॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव, ध्यान सुनना, कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ठीक है। और ऐसा ही बोल सकते हैं कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वो होते हैं जिनका कर्ल कितना होता है, जीरो होता है। जब हमने कर्ल पढ़ा था वहां पर डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है उसका कर्ल जीरो है तो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, इररोटेशनल होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इररोटेशनल वेक्टर फील्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक इररोटेशनल वेक्टर फील्ड या फिर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तब उसका लाइन इंटीग्रल किस पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि बट देयर इज ए स्पेशल केस फॉर विच लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट स्पेशल केस इज फॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, और यहाँ पे इररोटेशनल वेक्टर फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक। किस पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस पर जो डिस्कशन है वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइन इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे, और इस पर हम बात अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, क्योंकि एक मतलब ज़्यादातर हमारा कंसंट्रेशन है वो इसी पर रहता है, क्योंकि फिजिक्स इसी के अराउंड घूमती है। ओके, क्लियर हुई बात। हम जानते हैं अगर मेरे पास कोई कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, F इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल आर, ऐसे लिखते हैं ना हम। कहाँ, फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं। तो फिजिक्स में बहुत बार आता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। उस पर अगर मैं ये बोलूँ मुझे इस पॉइंट पर जाना है, कहाँ जाना है, इस पॉइंट पर जाना है, मैं ऐसे जाऊँ या फिर मैं ऐसे जाऊँ या फिर मैं ऐसे जाऊं, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लास 11 में पढ़ा था हमने, ठीक है, कि यहाँ पर जो वर्क डन है, क्या है, जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। हर पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और वर्क डन को निकालने के लिए किसका यूज होता है, लाइन इंटीग्रल का। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है फॉर दिस कंजर्वेटिव फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात, ठीक। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से जा रहे हैं ऊपर को हम, ऐसे से हर जगह से वर्क क्या होता है हमारा सेम होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो वो करेंगे, कब पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही कि लाइन इंटीग्रल किया हमने और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो क्यों अराइज हुआ ये पढ़ा हमने। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइजेशन पढ़ा जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर क्या पढ़ा हमने, एक स्पेशल केस पढ़ा कि हमने ये बोला कि वो पाथ पर डिपेंड करता है, क्या, लाइन इंटीग्रल पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मेरे पास कंजर्वेटिव फील्ड हो तब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम बात करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।